जी डेंगू के बारे में, डेंगू या डेंगी, समवेयर इट इज प्रोनाउंस एज डेंगी। तो थोड़ा सा इंग्लिश का जो है वो अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है, स्टाइल से ब्रिटिश अलग करते हैं, अमेरिकन से अलग करते हैं, उस हिसाब से। आप लोगों में से कोई जानता है कि नेशनल डेंगू डे किस दिन मनाया जाता है? एनी वन ऑफ यू? और किस मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है आपको डेंगू का मंथ करके उसमें अवेयरनेस फैलाया जाता है? एनीबॉडी? जिस मंथ में भी आप हैं, इस मंथ को डेंगू अवेयरनेस मंथ करके सेलिब्रेट किया जाता है पूरे महीने को। और आपको जुलाई को इसको एंटी डेंगू मंथ कहा जाता है। 16 मई जो गुजर गया आपका, 16 मई को डेंगू, नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसे समझिए कि डेंगू का इम्पोर्टेंस कितना है, डेंगू किस तरह से आपको जो है किल कर रहा है। सबसे बड़ी बात इसके लिए ये है कि ना कोई इफेक्टिव वैक्सीन है इसकी, ना कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ऑल्दो दिस इज द वायरल डिजीज। अब सोच लीजिए कि कितनी खतरनाक को बीमारी हो जाएगी। अभी भारत में सबसे ज्यादा जो अपना साउदर्न स्टेट है, उसमें से एक स्टेट है जिसका नाम है आपको तमिलनाडु। साउथर्न इंडिया से बहुत ज्यादा परेशान है, तमिलनाडु की हालत बहुत खराब है। तमिलनाडु इसके लिए स्पेशल केयर करता है। आपको ज्यादातर जानकारी डेंगू के बारे में जो मिलेगी आपको, वो तमिलनाडु से मिलेगी कि वहाँ पे बहुत बुरा हाल है डेंगू का, मतलब कि ज्यादा खतरनाक है। इवन कि ऑल ओवर इंडिया आप देखिएगा, पूरे इंडिया में जब इसके केसेस आप डेंगू के देखिएगा तो भी चिंताजनक है। तो आज हम डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सी स्ट्रेटजीज इसको की जा रही है, जिसकी वजह से ये इसको टैकल किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड देखिएगा तो जो वर्ल्ड का नीचे वाला हिस्सा है, जिसमें आपको पूरा ये देखिए इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ये सब फॉलो हो जाता है, इसमें आ जाता है ये। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि नीचे वाला हिस्सा अफ्रीकन कंट्रीज वाला जो एरिया है वो पूरा इंडिया अपना लगभग आ जाता है। इसमें रशिया, चाइना का आधा हिस्सा जो रशिया वाला बच जाता है। अमेरिका का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है बच जाता है। थोड़ा सा जो कहते हैं अमेरिका का साउदर्न पार्ट है वो आता है, यूएसए का साउदर्न पार्ट। ऐसे अमेरिका का कॉन्टिनेंट का तो पूरा नीचे वाला पूरा का पूरा आ जाता है। तो ये वर्ल्ड की व्यू है जहाँ पे ये ज्यादा पाया जाता है। इस तरह से इसका फैलाव है डेंगू का। अगर आप इसको देखें तो 100 मिलियन पीपल जो है ईयरली इससे अफेक्टेड होता है डेंगू से। 1950s में सबसे पहले फिलीपींस एंड थाईलैंड में ये जो है वो डिटेक्टेड हुआ था। एडीज एजिप्टाई एक मच्छर है जो, जिसकी वजह से इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और इसके मॉस्किटो की सबसे बड़ी चीज है कि दिन में काटता है, ठीक है। ये एकदम चोर नहीं है, डकैत है, ठीक है। आपको कह के दिन में आगे काटेगा। सो दिस इज वेरी आई मीन कि बहुत खतरनाक इसलिए है कि डे में वर्किंग आवर होता है, उस आवर में आप काम कर रहे हैं कहीं पे, फील्ड वर्कर, खास के जंगलों में, फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं। और एक बड़ी बात है ये कि ये डिजीज जो है, आपको आवाज जा रही है ना आदिल, ये डिजीज आपको अर्बन सेटिंग में है। कोई एक बता देगा आवाज के बारे में, जो लॉक कर दिया अनलॉक कर जी देता सर, है। ओके, थैंक यू। जी आ रही सर। तो ये अर्बन सेटिंग में ज्यादा होता है, मतलब शहरी एरिया में, अर्बन सब अर्बन जो एरिया उसमें ज्यादा होता है। और वर्ल्ड वाइड अगर आप इसको देखिएगा, जो इसका जो ट्रांसमिशन जोन है, नीचे जो रेड देखिए पूरा, तो वो आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया है, जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज्यादा रहती है। और वो आई मीन की जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा रहती है, 60 से 80% के आसपास जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहाँ ज्यादा होती है। 2.5 बिलियन पीपल जो है, वो तो मैंने ऊपर कहा था कि 100 मिलियन हर साल इससे इफेक्ट हो रहा है लेथल डिजीज से। 2.5 बिलियन पीपल रिस्क पे है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो बड़ी खतरनाक डिजीज है ये। वायरस आपको देखिएगा तो सीवियर फ्लू लाइक इसके कंडीशंस होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। बच्चों को, यंग चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज वही रह जाती है कि जल्दी से इसको डिटेक्ट करके, चूंकि टेस्टिंग टूल्स बहुत अच्छे हैं, जल्दी से डिटेक्ट करके इसको, फिर उतनी जल्दी से इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो जाते हैं। 4 तरह के वायरसेस होते हैं इसको, डेंगू वायरस जो होते हैं 1 2 3 4 करके सीरोटाइप 4 होते हैं। ये आपस से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग भी होते हैं लेकिन जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं। अगर एक से भी आप रिकवर कर गए किसी एक स्ट्रेन से, तो उस स्ट्रेन से फिर लाइफ लॉन्ग आपकी इम्यूनिटी रहेगी।
ठीक है। और एक से ज्यादा स्टैंड अगर एक साथ आपको हो रहा है तो बहुत लिथल हो जाएगा। डेंगू हेमरेजिक फीवर, दो तरह का मेन होता है, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। 2.5% इसकी मोर्टेलिटी है, बहुत कम लोग इसमें बच पाते हैं। और ये अगर दो स्टैंड एक साथ आपको इन्फेक्शन पाया गया है आपको, तो समझिए कि लिथल होता जाएगा, फिर आपको हेमरेजिक फीवर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको देखें मंथ के हिसाब से कि किस तरह से फैलाव होता है इसका, तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा इसका, ठीक है, लास्ट, वो तो बाद में होगी, लास्ट 6 ईयर की अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जुलाई इसमें 2019 में आया। और मंथ वाइज आप देखिएगा तो जुलाई का महीना जो है, इस दौरान चूंकि थोड़ी बारिश भी होती है, मार्शी प्लेसेस वगैरह में, और जितने भी सिटीज और ये सब एरिया देखिएगा तो यहाँ पे पानी इकट्ठा बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी भी सिटिंग में अगर आपके पानी रह रहा है, घर में चाहे आप कटोरे में पानी रह गया, या छत पे किसी भी चीजों में आपने पानी रह गया, टायर वगैरह में रह गया, या थोड़ा सा कोई भी कंटेनर खा के पेप्सी की बोतल फेंक दिया आपने, या केन फेंक दिया, उसमें पानी रहेगा, उसमें ही जमा हो जाता है। इसके वायरस के बारे में एक चीज समझ लीजिए, मच्छर के बारे में समझ लीजिए, एडिस एजिप्टाई के बारे में, कि ये बिना पानी के भी 1 साल तक आपको सरवाइव कर सकता है, इसका अंडा, एग जो है। लेकिन इस मच्छर को एडल्ट बनने में या बनने के वक्त 8 दिन शुरू के एकदम इसको पानी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पानी का सोर्स जो कहीं पे इकट्ठा हो रहा है उसको नहीं होने दिया, तो मच्छर में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, ये एग फॉर्म में ही रह जाएगा, आपको कन्वर्ट। इसलिए कहते हैं कि जो आसपास आपके वाटर कंटेनर है जहाँ पानी जमा हो रहा है, उसको जल्दी से साफ कीजिए और खत्म कीजिए। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी इसकी होती है। जुलाई का मंथ बहुत खतरनाक होता है, बारिश जिसमें जम के होती है और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए पूरी दुनिया में इसका जो प्रभाव है सब ज्यादा जुलाई के मंथ में देखा जाता है। इंडिया की अगर आप स्टेटस देखें तो इंडिया का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो लगभग इससे बचा हुआ नहीं है, कम और बेश हर जगह है। अपने बिहार को देख लीजिए, बिहार में 2019 तक जो केसेस है आपके, वो अच्छे खासे 6193 केसेस हैं बिहार में। और एक अच्छी बात है कि डेथ कोई नहीं है बिहार में। डेथ सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है आपको, गुजरात में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा महाराष्ट्र में डेथ देख लीजिए, ठीक है। और तमिलनाडु में भी डेथ है, कम है, लेकिन केसेस अच्छे खासे ज्यादा है। इसी तरह से आपको तेलंगाना में, उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। 2015 में कितने केसेस थे, 99,913 और 220 डेथ हुई थी। लेकिन आप 2019 आते आते 1,36,422 केसेस हो गए। तो यानी ऑन 15 के बाद से ये केसेस थोड़ी बढ़ रहे हैं, सरकार के लिए टेंशन की बात ये हो रही है। सिंपली अगर देखिएगा तो कैसे फैलता है कि एक मॉस्किटो जो एडिस एजिप्टाई, जिसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, उसके पूरे बॉडी पे ब्लैक एंड व्हाइट का बैंड होगा, उससे आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है, पैटर्न होगा, सर्किल होगा बना हुआ। ये एक मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, फिर वही मॉस्किटो जाके हेल्दी पर्सन को काट लिया, तो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये ट्रांसमिट कर देता है। जो मेन इसके बड़े सिम्टम्स होते हैं, फीवर होते हैं, खतरनाक वाले फीवर होते हैं इसमें। शुरू में तो अगर मान लिया सिर्फ एक स्टैंड है और माइनर है तो हल्का रहेगा, कि बाद में ये ज्यादा और भी सीवियर हो सकते हैं। पूरे हड्डी तोड़ बुखार होगा, ज्वाइंट्स में, मसल्स में जबरदस्त बुखार होगी, वोमिटिंग आएगा, स्किन पे बहुत ज्यादा रैशेज आ जाएंगे, लगेगा पूरा रेड हो गया। कान के पीछे एक डायग्नोस्टिक फीचर है इसका, एयर पेन बिहाइंड द आई, आंख के पीछे, पीछे पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना आई बॉल का, लगेगा अंदर से आपको जड़ में दर्द हो रहा है, हेडेक होगा। और आगे में जैसे जो हेमरेजिक फीवर होता है, हेमरेजिक मतलब ब्लड निकलने वाला, अगर वो बात होगा तो आपको पूरा ब्लीडिंग जो स्किन से, नाक से, माउथ से ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसके मेन फीचर है। चूंकि हम डिजीज नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एक जो सबसे अलर्ट वाली चीज होती है, इसलिए आप देख रहे हैं क्या कोई बढ़िया शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है इसका। दूसरे क्या है कि वैक्सीन भी प्योरली डेवलप नहीं है, थोड़ा सा 15 में क्लेम की गई है, लेकिन अभी तक उसकी एफिकेसी इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको हम प्रोटेक्शन मेजर में ला सके। इसलिए जरूरी है कि 4S स्ट्रेटजी जो, उसी को ध्यान में रखना है। अब मॉस्किटो, पहली चीज क्या है कि मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेस को पता कीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कीजिए। सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि पूरा कपड़े पहन के रहिए, एक जरा सा एरिया मत छोड़िए कि जिससे लगे कि वो मच्छर आके काट ले, ठीक है। अर्ली कंसल्टेशन कीजिए, जैसे ही पता चले इस तरह के साइंस आपको आए, फटाक से डॉक्टर के पास चले जाए। मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है, तो आपको उससे फिर बचाव हो सकता है। आपके कम सीक्वेंस, यानी डिजीज की जो आगे उसके खतरनाक जो तरीके वो होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उससे आप बच सकते हैं। और हमेशा जो फॉगिंग होता है मच्छर के लिए, उसको अपनाइए इन चीजों को, मच्छर को पनपने नहीं देना है। फिर उसके बाद दूसरे मेजर्स भी मच्छर को रोकने के जो होते हैं,
वो भी आप देख सकते हैं। डेंगू फीवर के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो 1996 में से जो खतरनाक वाला आउटब्रेक आया था, वो आया था कहाँ पे? दिल्ली में। बहुत बुरी तरह से आया था ये आउटब्रेक, और काफ़ी उसके बाद फिर दिल्ली से पूरे सारे और भी स्टेट्स में ये फैलने लगे थे। क्योंकि दिल्ली में पूरी भारत की आबादी होती है, जहाँ-जहाँ गए फिर उसको स्प्रेड आउट हुआ। लेकिन दिल्ली वाला जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला है। उसके बाद सरकार ने फिर इसके गाइडलाइंस तैयार किए डेंगू को, और उस गाइडलाइंस को तैयार करके, चूंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट देखती है, कॉन्टेंजेंसी प्लान होता है, यानी कितना पैसा उससे रिलेटेड उसमें डालना है डेंगू से रिलेटेड। फिर ये हेमरेजिक फीवर जो खास क्या था, उसके लिए सारा चीज तैयार करके सरकार ने स्टेट्स को बांटा। ठीक है, उसमें क्या था मेन चीज? उसमें मेन चीज था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटब्रेक, यानी किस तरह से सरकार ने पॉलिसी बनाई कि आप इसका जो आउटब्रेक हो या एपिडेमिक को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसको किस तरह से एरिया को आइसोलेट बताएंगे, किस एरिया में फैला हुआ है उसको कैसे डिमार्क करेंगे, किस तरह से नेमिंग करेंगे उस एरिया का, फिर उसको आउटब्रेक को कैसे रोकना है, केस मैनेजमेंट किस तरह से करना है, वेक्टर कंट्रोल किस तरह से करना है, मतलब जिस मच्छर की वजह से फैल रहा है ये। और उसके बाद इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, कुछ लीफलेट्स, पम्फलेट्स, इस तरह की चीजें बना के कि डेंगू के दौरान आप क्या करें क्या नहीं करें, वो किस तरह से लोगों में फैलाना। आगे के उर्दू वाला आएगा, हम दिखाएंगे कि डेंगू से रिलेटेड कैसे वो पम्फलेट्स वगैरह छपते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन कंट्रोल किया, और दूसरे एक टीम होनी चाहिए जो मॉनिटर करे, रिपोर्टिंग करे कि हमने जो काम किया उसका क्या फायदा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट से कंसल्टेशन के साथ फिर उसके बाद जो है ना प्लान बनाई किस तरह से इसको करना है। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 521 सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल्स बनाए के पहले जो हॉस्पिटल थे उसको डिमार्केट किया, ऐसे हॉस्पिटल जिसमें आपको डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज के लिए लैब सपोर्ट होना चाहिए। एंडेमिक स्टेट्स में 521 सर्विलेंस हॉस्पिटल किया, और फिर 14 एपेक्स रेफरल लेबोरेटरी, यानी बड़ी लेबोरेटरीज जो है उसको भी इसके लिए किया कि डेंगू का आप चेक करेंगे, और उसको इस हॉस्पिटल से जोड़ दिया, ताकि अगर मान लिया उस हॉस्पिटल्स में जो पहले से लैब है उससे अगर काम नहीं चल सके तो ये टॉप के जो इंस्टीट्यूट है वो करके बताएंगे। और इन्होंने क्या किया कि जो आईजीएम को डिटेक्ट करने के लिए जो एलिजा टेस्ट किट था वो इन्होंने प्रोवाइड करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो आया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। और पैसे जोड़े गए, किसी भी प्रोग्राम के ऑपरेशनल के लिए, मतलब चलाने के लिए जो बजट होता है वो अलॉट किया गया, हैंडसम बजट अलॉट किया गया। साथ में इसको एलिजा बेस्ड एनएसआई किट्स दिया गया जो बहुत जल्दी डिटेक्ट करता था केस को, पहले ही दिन, फर्स्ट डे जो आता था सिम्टम्स, उसी दिन ही इन्फेक्ट कर ले, वो पता कर लेता था। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे एडवांस हुए, सर्विलेंस में हम जो जल्दी से उसको डिजीज को पता कर लेते थे, इस वजह से मैनेजमेंट बहुत आसान हुआ, डेथ को हम कम कर पाए इसकी वजह से। फिर सरकार ने प्रिवेंशन कंट्रोल स्टेप्स लिए, जिसमें इन्होंने क्या किया कि जो हेल्थ, जितने भी स्टेट्स हैं वहां से जो रिपोर्ट्स आई, उस रिपोर्ट्स की बिना पे हेल्थ अथॉरिटीज जो रिपोर्ट करती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसकी बिना पे इन्होंने जो है रिपोर्ट्स बनाए। ठीक है, और उस रिपोर्ट्स की बिना में 2011 में प्रिवेंशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो है वो तैयार किया और इम्प्लीमेंट किया कि भाई ये स्ट्रेटजीज अब रहेगी 2011 में, और अच्छे तरीके से हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। उस स्ट्रेटजी में था, पहला था सर्विलेंस, यानी डिजीज जो है किस किस चीज का सर्विलेंस करना। सर्विलेंस का मतलब वो खोज होता है, सर्च होता है। तो किसका करना, एक तो डिजीज का, कि डिजीज किस तरह से फैल रही, किन किन लोगों में फैल रही, उसके सारे मतलब जितने भी इफ एंड बट हो सकते हैं, किस एज में फैल रही है, किन लोगों को ज्यादा फैल रही है, किस एरिया में ज्यादा फैल रही है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है, वो पूरा। उसके साथ साथ इंटरमोलॉजी सर्विलेंस भी, मतलब कि जो इंटरमोलॉजी ऑर्थोपोड जो होता है ना, उसकी स्टडी कहलाती है। तो उस एरिया में या जहाँ फैल रहा है वहां भी देखना है, और नए एरिया में भी कि यहाँ पे मच्छर पाया गया है, इसका मतलब है चांसेस है कि आगे वो डेंगू हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे दिल्ली से फिर स्प्रेड आउट हुआ पूरे भारत में ये। तो दोनों स्टडी करनी है, डिजीज की भी और मच्छर की भी। ठीक है, दूसरा था केस मैनेजमेंट। जैसे ही पता चले कोई केस का कि वो उनके साइन सिम्टम मिले, तो जल्दी से उसका लैब डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए टीम तैयार की गई। वेक्टर मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है कि कंट्रोल ही सबसे बड़ा मामला है यहाँ पे। तो आपको वेक्टर मैनेजमेंट के लिए किया गया सोर्स रिडक्शन, यानी ऐसी जगहों पर ऐसा काम कीजिए कि आपको मच्छर पैदा लेने के प्लेस ही सही से डेवलप ना हो, तो पानी को कहीं इकट्ठा होने नहीं देना है। इसमें देखिएगा दिल्ली सरकार ने पिछले 4 साल में बहुत जबरदस्त काम किया। 2-3 साल से केसेस एकदम जीरो पर लाके छोड़ दिया है। बहुत बड़ा काम किया। दिल्ली में जाइएगा तो हर जगह जो पब्लिक प्लेसेस है, टॉयलेट्स वगैरह पे देखिएगा कि 10 हफ्ते 10 मिनट 10 ऐसे करके वीकली करके एक प्रोग्राम उनका चल रहा है कि संडे को
अब इस साल है कि नहीं, पिछले साल तक था कि संडे को डेली 10 मिनट आके डेंगू पे बात करते थे और सब लोग वर्कआउट करते थे किस तरह से माशी प्लेसेस या पानी जहाँ इकट्ठा है उसको खत्म करना है। तो वेक्टर मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा मामला है, उसमें सोर्स का रिडक्शन करना है, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम कर देना है। अगर मच्छर बन रहे हैं तो केमिकल कंट्रोल, आपने देखा था कि मैलाथियन, पैराथ्राइड, सिंथेटिक पैराथ्राइड सब का छिड़काव करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो है पर्सनल प्रोटेक्शन, हमेशा फुल कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने कि वो काट के अंदर आपको तक ना जा सके, मच्छर काट के वो चीजें अपने ब्लड सर्कुलेशन ना फैला पाए। दूसरे, सरकार का कोई भी काम जब तक लेजिस्लेशन तगड़ा ना हो, मतलब कि लॉज ना बने कि आपको पानी इकट्ठे नहीं होने देना, किस तरह से इससे जूझना है, अगर कोई केस इसका आया तो उसको हॉस्पिटल जल्दी से एडमिट करे, इफ बट ना करे। तो ये सारी चीज एक अच्छा लेजिस्लेशन का बनाने का और बनने का प्रोसेस में आया। इसके बाद जो 2011 में स्ट्रेटजी तैयार किया गई, उसके बाद आया आउटब्रेक रिस्पॉन्स। अगर कहीं एपिडेमिक हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, आपको मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, मतलब कि लोगों तक बात फैला दीजिए अच्छे से, जल्दी से, कि देखिए ये फैला हुआ है, आपको क्या क्या घर पे कंट्रोल मेजर्स लेने हैं। तो जब तक कोई चीज के बारे में फुल्ली अवेयर नहीं होंगे उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग ये सबसे मतलब कि होमवर्क वाला काम था, जिसमें स्टाफ को ट्रेन करना है कि डेंगू वाले एरिया में एपिडेमिक आ गई या उसके पेशेंट आ गए, उससे कैसे डील करना है, किस तरह से उसको डायग्नोस्टिक टूल्स में या पीएससी सीएससी जो भी इंस्टीट्यूट है वहां तक पेशेंट को कैसे पहुंचाना है। अर्बन एरिया में होता है तो उन लोगों को कैसे अवेयर फैलना है, ठीक है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स, मतलब लोगों को ज्यादा रिक्रूट करना है डेंगू को लेके, ताकि जब तक आपके रिसोर्स ज्यादा नहीं होंगे आप इस चीज को, ऑपरेशन को सही से लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। एंड ऑपरेशनल सर्च, लगातार रिसर्च, लगातार आपको इस पर रिसर्च जब तक नहीं होगी, डेंगू को टैकल करने का आपके पास ड्रग भी नहीं आ पाई है, आपको दूसरी चीज देख रहे हैं वैक्सीन भी नहीं आई, तो ये सारी चीजें रिसर्च से ही पॉसिबल है। एक जो नई चीज आती है बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, यानी लोगों को मोबिलाइज करना है कि आप इसके लिए कैसे तैयार हैं। तो उसमें सोशल दो चीज आती है, सोशल मोबिलाइजेशन, आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी आपके सारे तंत्र जो गवर्नमेंट के या जो आपका हेल्थ सर्विस वहाँ काम कर रहा है उनका काम होना चाहिए किस तरह से पब्लिक को मोबिलाइज करें और इसके इम्पैक्ट को बता सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो इम्प्लीमेंट कर पाए इस प्रोग्राम को। और किसी भी प्रोग्राम के लिए पीछे भी हमने देखा है कि जो सबसे बड़ी चीज होती है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट आपको सेगमेंट्स होते हैं कम्युनिटी के, गवर्नमेंट के, वो आपस में तालमेल होना चाहिए उनका। तो उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्रीज वगैरह है या फिर डिफरेंट जो जो इन्फ्लुएंस कर सकता है इसको, उसका तालमेल होना चाहिए, जिसमें खास के मिनिस्ट्रीज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, जो उसमें जो चुने हुए लोग होते हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत जाता है, सरफेस ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसको ध्यान में रखना है कि अक्सर रोड के किनारे, मोटेल्स में, होटल्स में, उस सब जगह पे देखिएगा पानी इकट्ठा होता है, तो उनको भी जोड़ना है। और दूसरे एजुकेशन सेक्टर की, शुरू से ही, बचपन से ही स्कूल्स में ये सारी चीजों को बताया जाए, कॉलेज स्कूल में बड़े बच्चों को खास के, तो इस तरह से, या फिर आपको सिलेबस में चीजें रखी जाए, डिफरेंट मीन से लोगों को बताया जाए कि एजुकेशन सेक्टर का को इसलिए जोड़ा गया कि डेंगू का क्या इम्पैक्ट है, ताकि लोग उससे बच जाए। और हर प्रोग्राम डिपेंड करता है कि आप उसका हिसाब कैसे रखते हैं, यानी खाता बही तैयार होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, ठीक है। एनालिसिस कीजिए आप उसको, रिपोर्ट्स को, किस एरिया में कम रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ये जब तक आपको एनालिसिस ही नहीं कीजिएगा आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाइएगा प्रोग्राम से रिलेटेड चीजों का, ठीक है। तो रिपोर्ट जो आ रही है उसको एनालिसिस कीजिए कि पता चला इस डिस्ट्रिक्ट में इस साल जो है घट गया, 80% घट गया या 20% बढ़ गया, एनालिसिस से ही पता चला ना कि 15 से लेके 19 तक केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरत है, रिव्यू कीजिए उसको, यानी पढ़िए कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर फील्ड विजिट होना चाहिए, क्यों ऐसी वजह हो रही है, आप देखें जाके लोगों के पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है या कोई और वजह तो नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो रहा है, लोगों यहाँ से वहाँ जल्दी मूवमेंट तो नहीं हो रही। फिर उसके बाद फीडबैक तभी आप तैयार करेंगे। फीडबैक से दो फायदा होता है, एक गवर्नमेंट को फीडबैक जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी हम लाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है कि फीडबैक से आप जो स्ट्रेटजी लगाते हैं उसको आप सही से मतलब क्रियान्वित कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि आप इससे क्या काम कीजिए ताकि इससे बच सकते हैं। इस तरह से देखिएगा कि आप डेंगू से रिलेटेड जो है ना वो पोस्टर्स या हैंड बिल्स वगैरह छपते हैं और लोगों में बांटे जाते हैं कि इसके क्या अलामत है, क्या करें, कैसे बचें, कूड़ेदान और छतों पे या जो जगह टायर वगैरह जो, या फिर कहीं पे कंटेनर्स या कोई बर्तन रह गया उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें, किस तरह से बचें, उसके अलामत क्या होते हैं, आंखों के एकदम पीछे हिस्से में दर्द, ठीक है, आपको हेडेक किस तरह से होती है, खून अगर आने लगे नाक से मुंह से तो किस तरह से बचें, ठीक है। जरूरी है आपके इसके बचने के लिए सिम्टम्स तो हमने बता ही दिए कि आपको मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कीजिए या कपड़ा पूरा पहनिए या फिर आप नेट इस्तेमाल कीजिए,
इस तरह की सारी चीजें करते हैं। मॉस्किटोज को कहीं पे ब्रीड आउट नहीं होने दीजिए और नेट आप इस्तेमाल करिएगा तो इन चीजों से अच्छे खासे बच सकते हैं। जो आपके पास 2-4 मिनट और हम लोग रहेंगे, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कहीं भी खुली हुई चीजें हैं, अगर जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको कंटेनर्स को कवर करके रखिए आप, ठीक है। इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कीजिए। अगर कहीं पानी रह गया है तो कुछ छोटी-छोटी फिशेस छोड़ सकते हैं जो एग को खा जाती है उसके। वाटर कंटेनर कहीं भी ऐसे ना फेंकें, आप उसको एक डब्बे में डालें जो क्लोज बिन हो, उसमें डालें, ठीक है। कहीं पे गड्ढा खुदा हुआ है तो उसको बराबर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पानी इकट्ठा होगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करना पूरे कपड़े पहनना है आपको। मॉस्किटो ट्रैप करके कुछ चीजें आती हैं कि खुशबूदार चीजें इस तरह की आप जला दिए तो वहाँ वो आता है, चिपक जाता है। बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं आजकल। तो टेनिस के तरह के स्टिकर्स वो भी इस्तेमाल हो रहा है कि लोग घरों में रखते हैं, वो बैट टाइप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेटिंग यूज़ कीजिए बेबी कोट के लिए, यानी बच्चे को अगर उसमें रख रहे हैं तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उसको क्या करना है कि बच्चों में भी नेट लगा दीजिए, जो उसके छोटे झूले वगैरह में डालते हैं। विंडोज़ शुड ऑलवेज़ बी क्लोज्ड और दूसरे उसमें नेट इस्तेमाल कीजिए विंडोज़ वगैरह में। तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, खास के अगर इस तरह के केसेज़ अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले आप कीजिए कि प्लेंटी ऑफ वाटर्स दीजिए, क्योंकि फिर आगे अगर उनका वो निकलने लगेगा ना, ब्लड निकलने लगेगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। अलग-अलग दवाएँ हैं, चूँकि यहाँ पे हमको वो नहीं पढ़ना है, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से वो पूरा आप देखिएगा। Anyhow, you have to do the main things like that कि whether the water is being stored, उसको ब्लॉक करना है। इस तरह से पॉलीथीन, ये आप जो इतनी सारी बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक्स की, उसको जहीं तहीं कहीं फेंकिएगा तो उसमें पानी स्टोर होगा, या फिर टाइल्स वगैरह होते हैं तो उसमें परमानेंटली पानी जो है ना आपको जमा हो जाता है, तो उससे बचना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको कहीं भी पानी इकट्ठा होने नहीं चाहिए। एक जो खतरनाक वाली चीज़ें हैं, आप देख के थोड़ा अच्छा भी लगेगा, मतलब इसे कहते हैं काउंटर अटैक, जो बहुत नए रिसर्च के साथ आया है। वो होता है कि बैक्टीरिया जो है एक, वो वॉल्बेचिया स्ट्रेन जो होती है, वो इसके डेंगू के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त काम करती है, ठीक है। ये क्या करता है कि डेंगू मॉस्किटो को काउंटर करती है। तो अभी रिसर्च में आ रहा है कि वो एरिया जहाँ पे डेंगू अ, वायरस के केस ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे आप इस बैक्टीरियाज़ को छोड़ दीजिए। और वो क्या करता है कि आपको जहाँ भी ये फैलता चला जाएगा, और धीरे-धीरे उसके प्रकोप को, मच्छर को ये काउंटर करता चला जाता है, खत्म करता चला जाता है। तो आपने एक दूसरे छोटे से बैक्टीरिया से भी इसको वॉल्बेचिया से काउंटर कर सकते। बहुत ज़्यादा इस पे भी रिसर्च इसलिए नहीं आया कि थोड़ा-सा प्रोसेस में ही सारी चीज़ें, और भी डिफरेंट पहलू इसका देखा जा रहा है। लेकिन ये पाया गया है कि वल्बेचिया स्ट्रेन जो है उसको आप छोड़ दीजिए उस एरिया में जहाँ पर डेंगू एंडेमिक है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना है कि 2003 और 4 से नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो उसके अंडर ही इसको देखा जा रहा है। आपने देखा था कि पहले 3-4 बड़ी डिजीज थी, फिर डेंगू आया, फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस आया। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है वो भी आपको सॉरी, जापानीज कहते हैं, जापानीज आया, फिर ये आया, चिकनगुनिया भी आया। चिकनगुनिया भी जो फैलता है ना, ये आपको इसी से, मॉस्किटो से फैलता है। तो इसमें बस 1-2 स्लाइड से नेक्स्ट की जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि चिकनगुनिया के क्या सिम्पटम्स हैं और इसके कंट्रोल्स मेजर्स क्या हैं। यही जो आपने देखा है कि इसमें किस तरह से वेक्टर को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्शन लेवल, सेल्फ प्रोटेक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग चिकनगुनिया में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल हम लोग कोई दूसरी डिजीज देखेंगे। हो सकता है चिकनगुनिया के साथ एक और डिजीज है, या तो हम लोग वो देख लें, लेप्रोसी शायद देख लें, या फिर दूसरा हो सकता है कि हम लोग टीबी की